उस झटके के साथ देव के हाथों से जबरदस्त असलीची निकली। असलीची एक शक्तिशाली नदी की तरह उमड़ पड़ी। देव के नीचे का वॉइड दायरे उसके एक ही झटके से थोड़ा कांप गया और तुरंत ही उससे चौंकाने वाली लहरें फैल गईं। अंतरिक्ष टूटा नहीं, सिर्फ लहरें फैलीं। जिनकी कल्टीवेशन कम थी वे कुछ भी नहीं समझ पाए, लेकिन सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी, एल्डर, वीरव और अभिनेश जैसे सभी लोगों के चेहरे इस पल एकदम बदल गए, क्योंकि इन लहरों का दिखना और फैलना साफ तौर पर बिल्कुल वैसा ही था जैसा गार्जियन क्लैन लाइट बैरियर का था। देखने में लहरें एक विशाल मायावी प्रकाश ढाल की तरह फैलीं, जो गार्जियन क्लैन लाइट बैरियर की असली जगह पर जोर से खुल गईं। समय ठीक इसी पल देव अचानक जोर से चिल्लाया। उसने अपना दाहिना हाथ अचानक वॉइड दायरे में डाला और नीचे खींचा। इस खींचने से कोई भी यह नहीं समझ पाया कि वह क्या खींच रहा था। कुछ रुई सेक्ट के शिष्यों को तो लगा कि देव सिर्फ दिखावा कर रहा है, लेकिन देव जानता था कि इस हरकत से वह जो खींच रहा था वह ठीक समय था। समय की शक्ति नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती, केवल जब किसी का दायरा एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है और उन्हें समय की कुछ समझ होती है, तभी वे इसे महसूस कर सकते हैं। उल्टा करो, देव फिर से बोला। उसकी आवाज से आसमान कांप गया और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। समय को उल्टा करना देव की मौजूदा कल्टीवेशन के साथ भी करना बहुत मुश्किल था। बूंद इस पल देव के कानों में एक बिना आवाज वाला कंपन गूंजा। जमीन अचानक हिलने लगी और पहले से फटी हुई दरारें अब और फैल गईं। नीचे का महल परिसर कांपने लगा और आखिरकार कई गड़गड़ाहट की आवाजों के बीच 10 और महल ढह गए। और अभिनेश और दूसरों की चौड़ी, अविश्वास भरी और डरी हुई आंखों के सामने गार्जियन क्लैन लाइट बैरियर सच में सीधे जमीन से ऊपर उठा और एक जोरदार धमाके के साथ वॉइड दायरे में चला गया। यह नामुमकिन है। अभिनेश हांफने लगा। उसे लगा कि उसका खून और ची उबल रहा है और उसका दिल कांप रहा है। गार्जियन क्लैन लाइट बैरियर में उसका असली खून था और वह उसके कंट्रोल में था। अब जबरदस्ती जमीन से ऊपर खींचे जाने पर वह लगभग एक मुंह खून थूकने ही वाला था। नामुमकिन, नामुमकिन। अभिनेश का दिमाग चकरा गया और वह कई कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। यह मेरा गार्जियन क्लैन लाइट बैरियर है। इसे सिर्फ मैं ही कंट्रोल कर सकता हूं। तुम इसे दोबारा कैसे दिखा सकते हो? उसकी दहाड़ों के बीच देव का चेहरा शांत रहा। उसने परेशान अभिनेश की तरफ देखा, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। टाइम रिवर्सल इस गार्जियन क्लैन लाइट बैरियर पर लगाया गया था, किसी और पर नहीं। ठीक इसी पल जिस समय से यह लाइट बैरियर निकला था, वह उस समय से बिल्कुल अलग था जिसमें वे खुद मौजूद थे। वे इस समय वर्तमान समय में थे, जबकि वह लाइट बैरियर उस समय में था जब अभिनेश ने उसे हटाया नहीं था। सभी का दिमाग चकरा गया। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। रुई सेक्ट के शिष्यों की तो बात ही छोड़िए, फीनिक्स सेक्ट के अंदर भी जो लोग देव को बहुत अच्छे से जानते थे, वे भी इस पल बहुत हैरान थे। नीचे उतरो, नीचे उतरो। अभिनेश दहाड़ा, लगातार अपने हाथ हिलाते हुए। लेकिन ठीक इसी पल देव ने अचानक हाथ बढ़ाया और गार्जियन क्लैन लाइट बैरियर को पकड़ लिया। इस पकड़ से अभिनेश का चेहरा अचानक बिगड़ गया और उसने सीधे एक मुंह खून थूक दिया। उसने देव को घूरा। उसकी आंखों में भयानक जानलेवा इरादा और गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि उसने देखा कि देव के हाथ में खून की एक बूंद दिखाई दी। यह ठीक वही अभिनेश का असली खून था जिसे उसने गार्जियन क्लैन लाइट बैरियर में डाला था। अगर तुमने यह नहीं बताया होता कि इस गार्जियन क्लैन लाइट बैरियर में तुम्हारा असली खून है, तो यह सेक्ट मास्टर सच में नोटिस नहीं कर पाता।
देव ने अभिनेश को देखा और ठंडे लहजे में कहा, अभी इस सेक्ट मास्टर ने तुमसे इसे खोलने के लिए कहा था, लेकिन तुमने सुनने से मना कर दिया। अब तुम इसे हटाना चाहते हो? हालांकि यह चीज तुमने बनाई है और इसमें तुम्हारी कड़ी मेहनत लगी है, लेकिन अब यह मेरी है। सुबालियू। अभिनेश गुस्से से भर गया, लेकिन आखिर में उसके मुंह से बस ये 3 शब्द ही निकले। गुस्से में होने के बावजूद अभिनेश को यह भी मानना पड़ा कि देव सच में बहुत ज्यादा डरावना है। इस समय उसने इस गार्जियन क्लैन लाइट बैरियर को कंट्रोल करने का हक पूरी तरह से खो दिया था। वह गार्जियन क्लैन लाइट बैरियर, जैसा कि देव ने कहा, ऐसा लग रहा था कि पहले ही उसका हो गया था। तुमने कहा था कि मैं बाकी 3 तलवारें नहीं चला सकता, है ना? देव फिर से बोला, साथ ही उसने अपनी हथेली पलटी और पहले वाली लंबी तलवार फिर से दिखाई दी। यह लंबी तलवार आसमान में उड़ गई, जिससे एक डरावनी रोशनी निकली जो सीधे आसमान की ओर गई, मानो वह खुद तारामंडल में एक बड़ा छेद कर देगी। और इस समय इस रोशनी का रंग फिर से बदल गया, बैंगनी हो गया। 5वीं तलवार सब कुछ खत्म कर देती है। जैसे ही देव के शब्द खत्म हुए और जैसे ही लंबी तलवार नीचे गिरी, 20,000 फीट बड़ी एक तलवार की रोशनी ने पूरी तरह से गार्जियन क्लैन लाइट बैरियर को घेर लिया और जोरदार धमाके के साथ ऊपर से नीचे गिरी। इसके टकराने से पहले ही स्टारी स्काई डिवाइन गार्ड की तरफ से दिव्या की आंखें चमक उठीं, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसका मन कांपने लगा। उसी समय 30 लोगों ने भी इस समय बात की। तो बात ऐसी है, यह है तबाही का स्वाद। हाँ 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 हाँ। उनकी हंसी ने फीनिक्स सेक्ट के चेलों को उत्साहित कर दिया, लेकिन इससे रुई सेक्ट वालों के चेहरे और भी उदास हो गए। बूम! इस समय एक जबरदस्त धमाका हुआ। तलवार की रोशनी तबाही की घनी शक्ति लिए हुए, मानो इस दुनिया की हर चीज को फाड़ देगी, जोर से लाइट बैरियर से टकराई। लाइट बैरियर लगातार 10 बार वाइब्रेट हुआ और नीचे की जमीन हिलकर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गई। इस पल 20 महल एक जोरदार धमाके के साथ धूल में मिल गए। उसी समय बीच की झील का पानी असल में पीछे की ओर उछला, लहरों में बदल गया, जिसने सीधे दर्जनों महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया और उन्हें सीधे झील में खींच लिया। हालांकि वे कल्टीवेटर थीं, फिर भी वे इस पल चीख रही थीं, क्योंकि झील में एक बहुत बड़ा खींचने वाला फोर्स लग रहा था जो न केवल उन्हें बाहर आने से रोक रहा था, बल्कि उन्हें लगातार झील की गहराई में नीचे की ओर खींच रहा था। अभी भी टूटा नहीं। रुई सिटी के बाहर कई लूज कल्टीवेटर इस सीन को देख रहे थे। उन्होंने तलवार की रोशनी में विनाशकारी आभा को साफ महसूस किया। उन्हें तो एक पल के लिए ऐसा भी लगा कि अगर देव चाहता तो उस एक तलवार से सिर्फ एक गार्जियन क्लैन लाइट बैरियर ही नहीं, शायद पूरी रुई सिटी ही तबाह हो जाती। लेकिन इस पल यह गार्जियन क्लैन लाइट बैरियर अभी भी वैसा ही था। यह गार्जियन क्लैन लाइट बैरियर आखिरकार कब टूटेगा? क्या हमें सच में तब तक इंतजार करना होगा जब तक सभी 7 तलवारों की टेक्निक इस्तेमाल न हो जाएं? यह 5वीं तलवार की टेक्निक में ही एक ही वार में रुई सिटी को तबाह करने की ताकत है। 6ठी तलवार की टेक्निक और 7वीं तलवार की टेक्निक कितनी डरावनी होंगी? बाहर अफवाह है कि सुबालियू ड्रैगन गॉड दायरे में है, लेकिन ड्रैगन गॉड दायरे का कल्टीवेटर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? वह ड्रैगन गॉड दायरे में नहीं हो सकता। इस गार्जियन क्लैन लाइट बैरियर के अंदर का असली खून उसने जबरदस्ती निकाल लिया है और अभिनेश सिर्फ देख सकता है, पूरी तरह से लाचार। सच में अफवाहों के मुताबिक अभिनेश हमेशा से ड्रैगन गॉड दायरे का सबसे ताकतवर इंसान रहा है। जब वह भी लाचार है तो सुबालियू शायद छद्म सम्राट दायरे में पहुंच गया है।
मुझे लगता है कि वह एक ड्रैगन संप्रभु है। सुबालियो की काबिलियत के साथ उसके लिए छद्म सम्राट बनना नामुमकिन है। चर्चा की लहरें फैल गईं, आवाजों की भारी संख्या के कारण तूफान में बदल गईं, जो अभिनेश और रुई सेट के दूसरों के कानों तक पहुंचीं, जिससे वे और भी ज्यादा परेशान हो गए। इस समय अभिनेश, वीरव, शादाब और दूसरे जो पहले दिखाई दिए थे, गार्जियन क्लैन लाइट बैरियर के फिर से दिखने के साथ एक बार फिर गार्जियन क्लैन लाइट बैरियर के अंदर खड़े थे। लेकिन इस बार पिछली बार से यह बिल्कुल अलग एहसास था। पिछली बार अभिनेश ने इसे खुद एक्टिवेट किया था, और इस गार्जियन क्लैन लाइट बैरियर को कहा जा सकता है कि यह उनकी रक्षा कर रहा था। इस बार देव ने टाइम रिवर्सल का इस्तेमाल करके इस बरदस्ती गार्जियन क्लैन लाइट बैरियर को फिर से खड़ा कर दिया, जिसका मतलब था यह उन्हें फंसा रहा था। अभिनेश का इस गार्जियन क्लैन लाइट बैरियर पर से कंट्रोल खत्म हो गया था। वह इसे बिल्कुल भी हटा नहीं सकता था, और इसे तोड़ने में भी बहुत समय लगेगा, क्योंकि यह एक ऐसा गार्जियन क्लैन लाइट बैरियर था जिसे तोड़ने के लिए एक छद्म सम्राट दायरे के कल्टीवेटर को भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। इसके अलावा यह अभिनेश की कड़ी मेहनत और रुई सेट का सबसे कीमती खजाना था। इस समय अभिनेश सच में यह समझ नहीं पा रहा था कि देव जानबूझकर इसे नहीं तोड़ रहा है, या वह सच में इसे तोड़ नहीं सकता। सेवन स्वॉर्ड्स टेक्निक की आखिरी 2 तलवारों में सबसे ज्यादा ताकत है। देव ने स्टाररी स्काई डिवाइन गार्ड की ओर देखते हुए कहा, लेकिन इस समय मैं चाहता हूं कि तुम ताकत नहीं बल्कि नकल देखो। मेरा एग्जीक्यूशन और सूर्य प्रताप स्वॉर्ड गॉड का एग्जीक्यूशन बिल्कुल अलग हैं। मेरे पास उनका कॉन्सेप्ट नहीं है, और यह सिर्फ एक नकल है, लेकिन मेरी नकल 90% तक पहुंच गई है। अगर तुम इसका 10% भी नकल कर सको तो तुम अमरता हासिल कर सकते हो। हाँ, सभी स्टाररी स्काई डिवाइन गार्ड बोले, उनकी आवाजें कर्कश दहाड़ों जैसी थीं। देव ने गहरी सांस ली। अपनी मौजूदा कल्टीवेशन के साथ इन आखिरी 2 तलवारों को चलाना उतना ही मुश्किल था जितना अभी टाइम रिवर्सल चलाना। लेकिन स्टाररी स्काई डिवाइन गार्ड की समझ के लिए भले ही यह मुश्किल था, उसे इन्हें चलाना ही था। छठी तलवार, आसमान को देखो। देव ने अपनी आंखें बंद की और फिर तुरंत खोल दी। उसके हाथ में तलवार बिना किसी हिचकिचाहट के अचानक गार्जियन क्लैन लाइट बैरियर की ओर चली गई। इस वार में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं था, कोई जमीन हिला देने वाली दहाड़ नहीं थी, और न ही कोई तलवार की रोशनी थी। ऐसा लगा जैसे यह सिर्फ एक आम वार था। लेकिन जिस पल देव बोला, सभी के दिल जोर से धड़कने लगे। वे जानते थे कि ये आखिरी 2 तलवारें निस्संदेह बहुत शक्तिशाली होंगी, बेहद डरावनी होंगी। हालांकि इस समय कोई मूवमेंट नहीं था, यह सादगी की ओर वापसी थी, और इसका मतलब यह नहीं था कि इसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। अनगिनत आंखों के सामने देव की छठी तलवार आखिरकार लाइट बैरियर से टकराई। जिस पल यह लाइट बैरियर से टकराई तब भी कोई मूवमेंट नहीं हुआ। लेकिन वॉइड रियाल्म इस समय चुपचाप खत्म हो गया। यह फटा नहीं, न ही टूटा, यह सच में चुपचाप गायब हो गया। एक घनी काली रोशनी खत्म होने के बीच सभी के कानों में सुनाई दी। यह रोशनी जैसे जैसे आसमान के खत्म होने का दायरा बड़ा होता गया, आखिरकार पूरे रुई शहर को ढक लिया। यहाँ तक कि रुई शहर के बाहर खड़े लूज कल्टीवेटर भी देख सकते थे कि रुई शहर के अंदर का आसमान और रुई शहर के बाहर का आसमान 2 अलग अलग दुनियाओं की तरह थे। रुई शहर के अंदर घना अंधेरा था, रुई शहर के बाहर असीम साफ था। यह एक तारा है। अचानक एक स्टाररी स्काई डिवाइन गार्ड की दहाड़ से आसमान और धरती हिल गए, जिससे सबके होश उड़ गए। जैसे ही उसने कहा,
रुई सिटी के ऊपर उस बहुत बड़े अंधेरे में हल्की रोशनी वाला एक तारा दिखाई दिया। इस तारे के दिखने के साथ ही एक के बाद एक ऐसा लगा जैसे जमीन पर खड़े होकर रात के आसमान को देख रहे हों, जिसमें बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे थे। अगर सिर्फ यही होता तो भी यह आम बात होती, लेकिन अगले सीन ने सबकी आंखें फाड़ दीं और उन्होंने गहरी तेज सांस ली। अनगिनत तारे दिखने के बाद अचानक दूर से एक बहुत बड़ी ग्रे रंग की आकृति निकली। यह आकृति इतनी विशाल थी कि यह साफ तौर पर कोई ग्रह नहीं था। यह हिलडुल सकता था, एक पल में क्षितिज पर था और अगले ही पल उनकी आंखों के सामने। यह एक तारों वाले आसमान का विशालकाय जानवर था। तारों वाले आसमान का विशालकाय जानवर बहुत बड़ा था। उसका शरीर एक ग्रह जितना बड़ा था। जब इसे नंगी आंखों से देखा गया तो इसके आकार का वर्णन करना मुश्किल था, और इस काली रात के आसमान में एक नज़र में इसे पूरी तरह से देखना असंभव था, जिससे इसके विशाल आकार को सच में समझना नामुमकिन था। लेकिन जैसे ही तारों वाला आसमान का विशालकाय जानवर पास आया, हर कोई साफ तौर पर देख सकता था कि तारों वाले आसमान के विशालकाय जानवर की पीठ पर राज्य मौजूद थे। तारों वाले आसमान के विशालकाय जानवर की विशाल आकृति ने पूरे काले रात के आसमान को भर दिया, तारों और बाकी सब चीजों को ढक लिया, और यह बड़ा होता गया। वे उसके पैर या उसका शरीर नहीं देख पा रहे थे। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वे केवल अलग अलग राज्यों को करीब आते हुए देख सकते थे, और उन राज्यों के अंदर चींटियों की तरह अनगिनत आकृतियां दिखाई दीं। यह कैसे संभव है? यह किस तरह का विशालकाय जानवर है? इस जानवर के शरीर पर इतने सारे राज्य कैसे हो सकते हैं? इन आकृतियों की संख्या कम से कम सैकड़ों अरब, हजार अरब है, लेकिन वे लगता है कि उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं है। वे बस यही सोचते हैं कि जानवर की पीठ जमीन का एक टुकड़ा है। हर कोई हैरान था, उनके दिमाग चकरा रहे थे, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। उनके मन में एक साथ एक विचार आया, क्या हमारा ड्रैगन मार्शल कॉन्टिनेंट भी उन्हीं की तरह एक विशालकाय जानवर की पीठ पर स्थित है, और हम अभी भी सोचते हैं कि यह एक ग्रह है? एक बार जब यह विचार आया तो इसे मिटाया नहीं जा सका। तारों वाले आसमान के विशालकाय जानवर ने उन्हें जो झटका दिया वह बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। यहाँ तक कि तारों वाले आसमान के दिव्य रक्षक जिन्होंने इसे पहले एक बार देखा था, वे भी तेजी से सांस ले रहे थे। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई थीं। पहली बार जब उन्होंने इसे देखा था तो उन्होंने पूरे तारों वाले आसमान के विशालकाय जानवर को देखा था, जो तस्वीर में बहुत छोटा दिखाया गया था, और सूर्य प्रताप स्वॉर्ड गॉड ने उस पर हमला किया था, जिससे उन्हें केवल सूर्य प्रताप स्वॉर्ड गॉड ही याद रहे। लेकिन इस समय उन्होंने सच में तारों वाले आसमान के विशालकाय जानवर के शरीर के विशाल आकार का अनुभव किया। तारों वाला आसमान का विशालकाय जानवर हैरानी की लहरों के बीच धीरे धीरे गुजर गया। इसके गुजरने के बाद किसी अनजान पल में रोशनी की 3 किरणें अचानक आसमान में ऊपर उठीं, तारों के बीच से गुजरी और आखिर में हमेशा के लिए वहीं फिक्स हो गईं। ये तीनों रोशनी की किरणें बहुत तेज नहीं थीं, और न ही उनसे कोई जोरदार आवाज आ रही थी। स्टाररी स्काई जायंट बीस्ट की तुलना में वे बिल्कुल साधारण लग रही थीं। लेकिन इस पल देव बोला, चाहे तुम फीनिक्स सेक्ट से हो या रुई सेक्ट से, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें यह नजारा देखने को मिल रहा है। यह स्टाररी स्काई है, और स्टार डोमेन के अंदर रोशनी की इन 3 किरणों को स्टाररी स्काई रोड के नाम से जाना जाता है। 3 स्टाररी स्काई रोड स्वर्ग और पृथ्वी को बांटते हैं, आसमान को अलग करते हैं, पूरे स्टाररी स्काई को लोअर स्टार रीजन, मिडिल स्टार टेरिटरी, अपर स्टार डोमेन और सेंट डोमेन में बांटते हैं। आज तुम जियो या मरो,
तुम्हें यह याद रखना होगा कि स्टाररी स्काई में जाने के लिए तुम्हें स्टाररी स्काई रोड पार करना होगा। तुम्हारी कल्टीवेशन कितनी भी ऊंची क्यों न हो, भले ही तुम ड्रैगन वेनेरेबल दायरे में हो, तुम्हें फिर भी इस स्टाररी स्काई रोड पर चलना होगा। लोअर स्टार रीजन में तुम्हारे मुंह से कहे जाने वाले कई तथाकथित भगवान मौजूद हैं, लेकिन वे तथाकथित भगवान सिर्फ लोअर इमोर्टल्स का एक ग्रुप हैं। केवल स्टाररी स्काई रोड को पार करके, स्टाररी स्काई इम्प्रिंट को समझकर और स्टाररी स्काई इंटेंट का इन्फ्यूजन पाकर ही कोई वर्ल्ड हार्ट की बेड़ियों को तोड़कर स्टार डोमेन में प्रवेश कर सकता है और अमरता हासिल कर सकता है। यह स्टार डोमेन है। स्टार डोमेन के ऊपर सबसे घने स्टाररी स्काई रोड से परे एक जगह है जिसे सेंट डोमेन कहा जाता है। सेंट डोमेन में अनगिनत सुप्रीम हैं, उनमें से कोई भी अपनी एक उंगली से ड्रैगन मार्शल कॉन्टिनेंट को गिरा सकता है। हम कल्टीवेटर्स का अंतिम लक्ष्य सेंट डोमेन है। इस छठी तलवार से मैंने तुम्हें स्टाररी स्काई आसमान दिखाया है। इसमें कई तरह के स्पेशल इंटेंट हैं जिन्हें फीनिक्स सेक्ट और रूई सेक्ट दोनों समझ सकते हैं। स्टाररी स्काई डिवाइन गार्ड, तुम्हारा मुख्य मकसद इस स्पेशल इंटेंट को समझना नहीं है, बल्कि इस तलवार की नकल करना है। उसकी आवाज जोर से गूंजी, जैसे कि वह इस पल एक स्वर्गीय देवता बन गया हो। यहाँ तक कि अभिनेश और वीरव भी, जो गार्जियन क्लैन लाइट बैरियर के नीचे थे, यह सुनकर कांप गए और हैरान रह गए। सभी लोग हैरान थे, लेकिन यह हैरानी सिर्फ एक पल के लिए थी और फिर पूरी तरह गायब हो गई। जब रूई सेक्ट के लोगों ने देव को देखा तो उनकी आंखों में अब नफरत या गुस्सा नहीं था, बल्कि थोड़ी उलझन थी। जैसा कि देव ने कहा, इस तलवार से उन्होंने तारों वाला आसमान और आकाश देखा। यहाँ तक कि सबसे कम काबिलियत वाले लोगों को भी अब कुछ ज्ञान महसूस हुआ। वे सच में इस जगह पर पालथी मारकर बैठना चाहते थे और तुरंत साधना शुरू करना चाहते थे। फीनिक्स सेक्ट, अभी की लड़ाई बंद करो। हम पर इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है। अगर तुम साथी ड्रैगन मार्शल कल्टीवेटर्स होने के बावजूद अभी भी धोखा देना चुनते हो तो तुम्हें बिना किसी दया के मार दिया जाएगा, देव ने फिर से कहा, और उसके शब्दों से रूई सेक्ट के शिष्य कांप गए। धोखा? क्या हम सच में गलत हैं? ड्रैगन मार्शल कॉन्टिनेंट हमारी मातृभूमि, लेकिन अगर हम धोखा नहीं देंगे तो हम इस मुसीबत से कैसे बचेंगे? सुबालियू फीनिक्स सेक्ट। आहें और उलझन भरी आवाजें एक के बाद एक निकलने लगीं। फीनिक्स सेक्ट के शिष्य तुरंत रुक गए, अपने सामने रूई सेक्ट के शिष्यों को और जमीन पर खून की नदियों और लाशों के पहाड़ों को देखने लगे। एक पल के लिए वे भी चुप हो गए। धोखे वाली बातें। लेकिन इसी पल कंचन मंडप के वीरव ने ठंडी सांस ली। सुबालियू, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं और कल्टीवेटर्स के रास्ते अलग अलग होते हैं। तुम उन्हें ज्ञान दे सकते हो, लेकिन तुम उन्हें हुक्म नहीं दे सकते। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है और उनका रास्ता उनका है। कल्टीवेटर्स के लिए अनगिनत ग्रैंड डाओ रास्ते हैं, उन्हें तुम्हारे रास्ते पर ही क्यों चलना चाहिए? अनगिनत ग्रैंड डाओ रास्ते। क्या तुम ऐसी बात कहने के लायक भी हो? देव ने वीरव को देखा और शांति से कहा, तुम कहते हो कि तुम्हारा अपना रास्ता है, लेकिन तुम पहले ही एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल डेमन्स के रास्ते पर चल चुके हो। तुम अब खुद नहीं रहे, तुम बस एक कठपुतली हो, एक ऐसी कठपुतली जिसे एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल डेमन्स कंट्रोल करते हैं। जो भी धोखा देगा उसे आखिरकार खा लिया जाएगा। यह ड्रैगन मार्शल कॉन्टिनेंट अभी भी ड्रैगन मार्शल कॉन्टिनेंट रहेगा, लेकिन तुम अब खुद नहीं रहोगे। जब तक मैं जिंदा रह सकता हूं, तब तक मेरा चुनाव सही है। वीरव ने ठंडी सांस ली। सही, देव ने सिर हिलाया। तुम्हारा चुनाव गलत है, क्योंकि तुम बच ही नहीं सकते।
अगर आज तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर है और तुम इस सेक्ट मास्टर के हाथों नहीं मरते, तो तुम आखिर में एलियन राक्षसों के हाथों मरोगे। वे अभी हमला कर रहे हैं, तुम्हें खजाने की तरह मान रहे हैं, लेकिन एक बार जब वे अपने हमले में कामयाब हो जाएंगे, तो तुम सिर्फ फेंका हुआ कचरा बन जाओगे। तुम। वीरव ने देव की ओर इशारा किया। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, वह ठीक से बोल नहीं पा रहा था। हालांकि तुम सही हो। ग्रैंड दाओ के अनगिनत रास्ते हैं और अनगिनत सड़कें हैं। हर किसी को यह चुनने का हक है कि वह उन पर कैसे चले। इसलिए मैंने रुई सेक्ट को एक मौका दिया। वे इस स्पेशल इंटेंट को समझ सकते हैं और चुन सकते हैं कि वे धोखा दें या अपनी मातृभूमि की रक्षा करें। देव की बातों से रुई सेक्ट के शिष्यों की भावनाएं और भी ज्यादा उलझ गईं। वे अचानक इस अजीब सी लड़ाई से थक गए और अचानक उन्हें इस बेमतलब की मारकाट से बहुत ज्यादा नफरत होने लगी। और जैसे ही देव की बातें खत्म हुई, आखिरी 7वीं तलवार आखिरकार नीचे आ गई। 7 तलवारें। स्वर्ग के पहाड़ को तोड़ना। उसके शब्द शांत थे, लेकिन इस पल उन्होंने सारी शांति भंग कर दी। आसमान गायब हो गया, अंधेरा छंट गया और शून्य लोक वापस आ गया, लेकिन इस बार फिर से फट गया और इस पल बिजली की लकीरें चमक रही थीं। इस 7वीं तलवार का नाम असल में स्वर्ग के पहाड़ को तोड़ना नहीं था। सूर्य प्रताप तलवार देवता इसे कहते थे, 7 तलवारें जो मेरे दिल को तोड़ दें। लेकिन देव ने यहाँ जबरदस्ती यह नाम बदल दिया, क्योंकि इस पल वह रुई सेक्ट के सेक्ट निवास का सामना कर रहा था। वह 10,000 जिंग ऊंचा स्वर्ग का पहाड़ जो 10,000 सालों से खड़ा था। 7 तलवारें, स्वर्ग के पहाड़ को तोड़ना। बूम! इस पल एक भयानक तलवार की रोशनी तेजी से बनी। उस पर रोशनी की किरणें, पहले की तरह विनाशकारी बैंगनी रंग की, शून्य लोक को हिला देने वाली जलती हुई लाल रंग की, समय की शक्ति से भरी सफेद रंग की और सुनहरे पीले रंग की जो सब कुछ खत्म कर सकती थी। ये सभी इस पल तलवार की रोशनी पर उमड़ पड़ी। देव का चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे उसके शरीर का सारा क्यूई और खून इस तलवार ने सोख लिया हो। उसने यह तलवार उठाई, तलवार की रोशनी को इकट्ठा किया, लेकिन यह तलवार आखिरकार नीचे गिरने से पहले पूरे 30 सेकंड तक रुकी रही। और जैसे ही यह नीचे गिरी, देव का शरीर कांप गया और उसने मुंह से खून का एक बड़ा घूंट थूक दिया। फिर भी उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प जरा भी कम नहीं हुआ, बल्कि यह और भी मजबूत होता गया। 7वीं तलवार, जिसे देव ने तारामंडल दिव्य रक्षक की समझ के लिए इस्तेमाल किया था, वह उससे भी ज्यादा अपने खुद के ब्रेकथ्रू के लिए थी। यह खेती में ब्रेकथ्रू नहीं था, बल्कि उसकी सोच में ब्रेकथ्रू था। काट दो! देव ने एक शब्द कहा। उसकी आवाज गूंज रही थी, लगातार गूंज के साथ। तलवार की रोशनी अभी तक संरक्षक कबीले की रोशनी की बाधा पर नहीं गिरी थी। बस जिस पल देव ने इसे नीचे घुमाया, संरक्षक कबीले की रोशनी की बाधा धमाके के साथ ढह गई। यह टूट गया। आखिरकार यह टूट ही गया। क्या ऐसा हो सकता है कि पिछली 6 तलवारों में इसे तोड़ने की ताकत सच में नहीं थी? नामुमकिन। मैं महसूस कर सकता हूं कि यह तलवार पिछली 6 तलवारों की सारी ताकत को इकट्ठा करती है। यह जरूर सेक्ट मास्टर सु का जानबूझकर किया गया इरादा होगा। 7 तलवारें जो स्वर्गीय पहाड़ को चीर देंगी। खुद उसने भी ऐसा कहा था। क्या यह तलवार सच में उस 10,000 जांग ऊंचे स्वर्गीय पहाड़ को काट सकती है? रुई शहर के बाहर खड़े कई लूज कल्टीवेटर पूरी तरह से सोच में डूबे हुए थे। जैसे ही गार्जियन क्लैन लाइट बैरियर टूटा, नीचे मौजूद अभिनेश और बाकी सभी के चेहरों के हाव भाव एकदम बदल गए। खासकर अभिनेश का। यह गार्जियन क्लैन लाइट बैरियर उसी ने बनाया था और उसने पहले इसमें अपना असली खून डाला था। हालांकि अब उसका असली खून खत्म हो गया था और उसका कंट्रोल भी चला गया था।
फिर भी वह इस गार्जियन क्लैन लाइट बैरियर से मानसिक रूप से जुड़ा हुआ था। इस समय गार्जियन क्लैन लाइट बैरियर के टूटने पर उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने सीधे मुंह से खून थूका और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। पीछे हटो, अभिनेश चिल्लाया और शादाब को पकड़ लिया। जैसे ही शादाब को अभिनेश ने पीछे खींचा, वह थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसने दोबारा हाथ बढ़ाया और डर से जमी हुई अर्पिता को पकड़ लिया। बागी बेटा। यह सीन देखकर अभिनेश की आंखों में आग लग गई। उसे लगा था कि शादाब सुधर जाएगा, लेकिन शुरू से आखिर तक वह हमेशा ऐसा ही रहा। जीवन और मृत्यु के इस नाजुक पल में भी वह औरतों के बारे में सोच रहा था। शादाब ने अभिनेश की बातें सुनी लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने अर्पिता को पकड़ा और पीछे हटते हुए उसे अपने साथ ले गया। उसी समय वीरव और बाकी लोग भी अपने दिलों में कांप गए। उनके शरीर जोर से हिलने लगे और वे तेजी से पीछे हट गए। उनकी राय में यह तलवार का वार एक स्वर्गीय देवता की तलवार जैसा था और इसके अंदर का दबाव स्वर्ग की शक्ति जैसा था। ड्रैगन गॉड दायरे के पीक कल्टीवेटर इस तलवार के वार के सामने चींटियों जैसे थे। छद्म सम्राट दायरे के कल्टीवेटर भी शायद सीधे मुकाबला करने पर घायल हो जाते। इसे सिर्फ ड्रैगन संप्रभु दायरे के कल्टीवेटर ही रोक सकते थे। बूम! जैसे ही गार्जियन क्लैन लाइट बैरियर टूटा, नीचे के हजारों महल इस समय प्रभावित हुए। विनाशकारी शक्ति और झुलसा देने वाली गर्मी वाली बड़ी लहरें उन महलों पर फैल गईं और सब कुछ खत्म हो गया। कोई निशान नहीं बचा, कोई तबाही नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे महल कभी थे ही नहीं। जमीन पर एक काले रंग का धब्बा था, जो गुजरती हुई लहरों से बना एक हैरान करने वाला ब्लैक होल था। यह ब्लैक होल कितना गहरा था, कोई भी अपनी नंगी आंखों से नहीं बता सकता था। महल के बीच में इस पल छोटी झील एक जोरदार आवाज के साथ फट गई और झील से ऊंची लहरें बाहर निकलीं। लेकिन जब लहरों से टकराईं तो लहरें गायब हो गईं, झील गायब हो गई और वे औरतें जो डरी हुई थीं लेकिन भागने की हिम्मत नहीं थी, वे भी गायब हो गईं। उन्होंने हमेशा यह माना था कि बाहर उनके रुई सेक्ट के आदमी, रुई सेक्ट के सेक्ट मास्टर और गार्जियन क्लैन लाइट बैरियर हैं, जिससे किसी के लिए भी अंदर आना नामुमकिन है। लेकिन इस पल उनका यह पुराना विश्वास इन लहरों के नीचे पूरी तरह से गायब हो गया। और ठीक इसी पल तलवार की रोशनी सिर्फ एक 7वें हिस्से तक गिरी थी। तलवार की रोशनी ने गार्जियन क्लैन लाइट बैरियर को खत्म कर दिया, हजारों महलों को तोड़ दिया, छोटी झील को गायब कर दिया और आखिर में धीरे धीरे 10,000 जांग ऊंचे हेवनली माउंटेन से नीचे उतरी। बूम! एक जबरदस्त आवाज फैली और रुई सिटी में हर कोई फिर से बहरा हो गया। रुई सिटी के बाहर अनगिनत लूज कल्टीवेटर्स के दिमाग इस पल काम करना बंद कर गए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया, बल्कि आवाज ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। उनकी आंखों के सामने 7वीं तलवार 2/7वें हिस्से तक गिर चुकी थी और ये 2/7वें हिस्से ने सीधे हेवनली माउंटेन की चोटी को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे विशाल तलवार की रोशनी हेवनली माउंटेन में फंसी हुई है और हेवनली माउंटेन खुद भी कुछ रोशनी छोड़ रहा था। पुराने पूर्वज की आत्मा, हेवनली माउंटेन की ताकत लेकर इस इंसान को खत्म कर दो। इस पल अभिनेश की आवाज आई। बस! हेवनली माउंटेन से एक गूंज निकली और अचानक रोशनी का एक धमाका हुआ। जिस पल रोशनी निकली, अभिनेश की आंखों में तुरंत खुशी आ गई। मेरे वशिष्ठ परिवार के पुराने पूर्वज ने एक बार कहा था कि हेवनली माउंटेन में एक आत्मा है जो 10,000 सालों से ड्रैगन मार्शल कॉन्टिनेंट में खड़ी है। हालांकि यह ड्रैगन मार्शल माउंटेन रेंज से मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन यह एक बड़े राक्षस में बदल सकती है। सुबालियू, तुम मर गए। हालांकि जैसे ही उसकी खुशी बढ़ी,
हेवनली माउंटेन से निकली रोशनी एक धमाके के साथ ढह गई। इस ढहने के नीचे हेवनली माउंटेन से अचानक एक तेज चीख निकली। इसके तुरंत बाद जब तलवार की रोशनी 3/7वें हिस्से तक गिरी तो हेवनली माउंटेन फिर से गड़गड़ाया। तेज चीख और भी तेज हो गई और इस पल पूरा पहाड़ एक विशाल चेहरे में बदल गया। वह चेहरा बहुत डरावना था। यह साफ नहीं था कि वह इंसान का था या दानव का, और इस पल वह डर से भरा हुआ था। देव की तरफ दया की भीख मांगते हुए देख रहा था। बचे हुए दानव की आत्मा, तुम्हारी मुश्किल साधना को देखते हुए यहाँ से चले जाओ, देव ने ठंडे स्वर में कहा। यह ठंडी आवाज जैसे ही उस चेहरे के कानों तक पहुंची, वह तुरंत खुशी से भर गया। एक धमाके के साथ हेवनली माउंटेन की चोटी पूरी तरह से ढह गई और अनगिनत चट्टानें एक विशाल आकृति में बदल गईं, जो शून्य लोक में खड़ी थी। जैसे ही यह आकृति दिखाई दी, इसने देव की ओर लगातार 3 बार झुककर प्रणाम किया और फिर तेजी से चली गई। और उसे जाते हुए देखकर अभिनेश पूरी तरह हैरान रह गया। यह वही है जिसके बारे में पुराने पूर्वज ने कहा था, स्वर्गीय पर्वत का महान दानव। धत तेरे की। अगले ही पल अभिनेश ने मन ही मन गाली दी। वह सोच भी नहीं सकता था कि इस तलवार में किस तरह की शक्ति थी और देव के पास किस तरह की कल्टीवेशन थी। वशिष्ठ परिवार के पुराने पूर्वज ने एक बार कहा था कि स्वर्गीय पर्वत का महान दानव जिसने 10,000 साल तक कल्टीवेशन किया है, अपने प्रकट होने पर स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देगा। हालांकि इस समय उसे बाहर निकाल दिया गया था। अभिनेश को लगा कि चाहे कुछ भी हो, यह स्वर्गीय पर्वत का महान दानव था। एक ऐसा स्वर्गीय पर्वत का महान दानव जो 10,000 साल से अस्तित्व में था, वह इस हद तक इतना कमजोर कैसे हो सकता है। जैसे ही वह गुस्सा हो रहा था और कोस रहा था, देव ने गहरी सांस ली और अचानक अपनी हथेली से जोर लगाया। तलवार की रोशनी अब 1/7वें हिस्से से नहीं गिरी, बल्कि ऐसा लगा जैसे स्वर्गीय पर्वत के महान दानव की ओर से अब कोई प्रतिरोध नहीं था। इसका असर और भी ज्यादा था और इस पल इसने पूरी तरह से वार कर दिया। धड़ाम! एक जोरदार धमाके के साथ तलवार की रोशनी सीधे स्वर्गीय पर्वत की चोटी से स्वर्गीय पर्वत के तल तक चली गई। विशाल स्वर्गीय पर्वत इस समय अब इसे सहन नहीं कर सका और पहाड़ के शरीर के 2 हिस्से एक गर्जना के साथ ढह गए। बड़े बड़े पत्थर नीचे लुढ़क गए, जो पूरे रुई सेक्ट में फैल गए। हर कोई तेजी से पीछे हट गया और जैसे ही वे पीछे हटे, उन पत्थरों ने रुई शहर की दीवारों को गिरा दिया। रुई शहर की जमीन में बड़े बड़े गड्ढे कर दिए और रुई शहर को तबाह कर दिया। भले ही आज रुई सेक्ट नष्ट न हुआ हो, लेकिन यह कभी समृद्ध रहा रुई शहर अब अस्तित्व में नहीं रहेगा। और वह तलवार की रोशनी स्वर्गीय पर्वत को 2 हिस्सों में बांटने के बाद भी नहीं रुकी और एक गर्जना के साथ जमीन पर गिरी। एक बहुत बड़ी दरार तुरंत 1000 मील तक फैल गई, सभी की नजर से परे, और फिर भी नहीं रुकी। तभी देव ने गहरी सांस ली, अपनी हथेली हिलाई और लंबी तलवार उसने अपने पास रख ली। जब उसने मुड़कर देखा तो उसने पाया कि सभी स्टारी स्काई डिवाइन गार्ड इस समय अपनी उड़ने वाली तलवारों पर पालथी मारकर बैठे थे। उनकी आकृतियां हवा में तैर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे साधना कर रहे हों। उनके बगल में फीनिक्स सेक्ट के शिष्य उनके दांवों की रक्षा कर रहे थे। देव ने संतुष्टि दिखाई और मन ही मन सिर हिलाया। इस 7 स्वॉर्ड्स टेक्निक को करने में भी उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हुई थी। हालांकि इससे उसकी नींद को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके शरीर को थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। ठीक उसी समय उन लूज कल्टीवेटर्स, फीनिक्स सेक्ट के शिष्यों और यहाँ तक कि उन रुई सेक्ट के शिष्यों के मुंह से ऐसी आवाजें निकलीं जिन्हें अब रोका नहीं जा सकता था।